Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 2 of class 9th retail and the topic is receiving and storage of goods. Right? So ये आपका topic है बेटा. इसको this is one shot revision video. So exam से पहले आप इसको देख सकते हैं so that you can get good marks. Now session 1 जो है वो है classification of goods का. Right? Goods क्या होते हैं? Goods are bundle of utilities which are inherently useful and relatively scarce tangible item. तो अगर इन सिंपल वर्ड्स में गुड्स की डेफिनेशन बताऊं, वो गुड्स का मतलब है वो सारी चीजें जो आपको कुछ जो आपकी यूज की होती है. दे आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज. दे प्रोवाइड यू सम बेनिफिट. यूटिलिटी मीन्स दे प्रोवाइड यू सम बेनिफिट्स एंड दे आर टेंजिबल आइटम्स. टेंजिबल कौन सी होती है? जो आप देख सकते हो. यू कैन टच, you can feel and you can see those things. Now there are two kinds of goods. पहला है economical और दूसरा है free goods. तो economical goods कौन से होते हैं? जो आप मनी के थ्रू उनको खरीद सकते हो. तो goods that can be obtained with the help of money, उनको हम बोलते हैं economical goods, right? And जो goods freely available होते हैं, जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने, मनी स्पेंड नहीं करनी, उसको हम बोलते हैं free goods. नाउ रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरी. द फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकंड इज इंडस्ट्रियल गुड्स. राइट? तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर्स फॉर देयर कंजम्पशन. कंज्यूमर्स उनको खरीदते हैं ताकि वो उनको कंज्यूम कर सके. राइट? ये वाली डेफिनेशन आप कर सकते हो. लेट मी हाईलाइट दिस डेफिनेशन इन अ बेटर वे ताकि एग्जाम में आप उसको ढंग से कर लो. राइट? सो ये वाली डेफिनेशन आप कर सकते हो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. यस, दिस वन. सो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर्स परचेज करते हैं अपनी अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए. ठीक है. अब गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स, तो सबसे देखो मैंने अभी आपको बताया कंज्यूमर गुड्स है और इंडस्ट्रियल. तो अभी हम कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स के अंदर बेटा ये वाली सारी क्लासिफिकेशंस आती है. टिल हेयर, यहाँ तक मैं अभी कर देती हूँ. यहाँ से ये कंज्यूमर, ये सारी जो है कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है. ये सारी कंज्यूमर गुड्स के अंदर है. तो कंज्यूमर गुड का सबसे पहली क्लासिफिकेशन है कन्वीनियंस गुड्स. कन्वीनियंस गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर खरीदता है बिना शॉपिंग एफर्ट, उसको ज्यादा शॉपिंग, मिनिमम शॉपिंग एफर्ट और मिनिमम टाइम लगा के इन गुड्स को खरीदता है. सो देयर इज मिनिमम टाइम स्पेंड एंड मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स रिक्वायर्ड. ठीक है. जैसे अगर आप ब्रेड बटर लेते हो तो वो कन्वीनियंस गुड्स है क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगता है. आप फटाफट शॉप में जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना और शॉपिंग एफर्ट्स भी कम लगते हैं. आप इन आइटम्स को, इन गुड्स को रेगुलरली कंज्यूम करते हो और बार बार खरीदते हो. तो इसके भी वन मार्कर फुल फॉर्म आ सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. नाउ कन्वीनियंस गुड्स भी है. देखो कंज्यूमर गुड्स कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स के अंदर था कन्वीनियंस. अब कन्वीनियंस के भी अलग से कैटेगरी है. स्टेपल गुड्स एंड इम्पल्स, ये दोनों कन्वीनियंस गुड्स के अंदर आते हैं. स्टेपल गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे ब्रेड बटर एक्सेट्रा. इम्पल्स गुड्स जो आपने प्लानिंग नहीं की है, बिना प्लानिंग के आप खरीदते हो. आप अपनी मदर के साथ किसी शॉप में गए और मदर ने वहां पे बेसिकली ग्रोसरी आइटम्स लेनी थी, दाल वगैरह, चावल एक्सेट्रा. तो आपने वहां पे चिप्स का पैकेट हैंग होते हुए देखा, चॉकलेट देखी, तो आपने सोच के तो गए थे आपने ग्रोसरीज लेनी है. मदर ने तो यही सोचा था ग्रोसरी, लेकिन चॉकलेट्स की प्लानिंग नहीं की थी. चॉकलेट्स इम्पल्सिव गुड्स होते हैं जो आपने बिना सोचे समझे खरीदे. नाउ कंज्यूमर गुड्स में पहला हमने कन्वीनियंस कर लिया. नेक्स्ट इज शॉपिंग गुड्स. शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? जो जिसमें आपका एज कंपेयर टू कन्वीनियंस गुड सम टाइम एंड सम शॉपिंग एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो यहाँ पे यस, तो कंज्यूमर्स जो हैं दे आर नॉट परचेज, ये फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करते हैं. कंज्यूमर दे डोंट परचेज सच गुड्स फ्रीक्वेंटली. ठीक है. जैसे
आप टीवी लेते हो, आपने बार बार तो नहीं लोगे, आपने आज टीवी लिया, आप 7-8 साल से पहले तो नहीं लोगे, तो ये शॉपिंग गुड हो गया। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लगता है, शॉपिंग एफर्ट्स भी आप लगाते हो, एक ब्रांड कंपेयर करोगे, उसका प्राइस कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड से। नाउ व्हाट आर स्पेशलिटी गुड्स, ये भी थर्ड कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स की, जो जिसमें ये वाले गुड्स हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं बेटा। ठीक है, जैसे डायमंड की ज्वेलरी हो गई, ठीक है, उसमें आप काफी टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, रोलेक्स वॉचेस हो गई, एक्सेट्रा। अच्छा, अनसॉर्ट गुड्स, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर गुड्स की। अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं, जो जिसके बारे में कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होती है, या अगर नॉलेज है भी वो परचेज नहीं करना चाहते, जैसे कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस जो है कंज्यूमर्स को, कईयों को उसका बेनिफिट नहीं पता, और अगर पता है तो वो दे डू नॉट वांट टू टेक इट। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं और दे सकती हूँ, कोविड वैक्सीन जब आई थी तो लोगों को यह पता नहीं था, और पता है तो उसको लेना नहीं चाहते थे, वो भी अनसॉल्ड गुड हो गया। नाउ रिटेल गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स, हमने पहले क्लासिफिकेशन की, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट। कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में भी क्लासिफाई करते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन कंज्यूमर गुड्स की मैं लिख देती हूँ उधर बेटा, क्या थी, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। ठीक है, ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स की दूसरी क्लासिफिकेशन भी है, तो वो है ड्यूरेबल। इस तरह आप पेपर में भी अगर आपको आता है तो इस तरह फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। और सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो आप बार बार नहीं खरीदते, ठीक है, काफी लंबे समय तक वो आप उसको यूज करते हो, दे आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया फुटवियर, क्लोथ्स, जो आप बहुत लंबे समय तक तो आप उसको यूज नहीं करते, दे डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट फिर भी मतलब उनका यूसेज मोर देन 1 or 2 years तो होता ही है। इट इज नॉट यूज फॉर 10 years, बट 1-2 साल से ज्यादा होता है। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जो एकदम आप इमिडिएटली उसको कंज्यूम कर लेते हो, और पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स बहुत लंबे समय तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते, मिल्क, ब्रेड खराब हो जाते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से थे, जो कंज्यूमर खरीदते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस खरीदता है ताकि उसको बिजनेस में यूज कर सके। तो ये वाली डेफिनेशन ये देखिए, अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यूज इन बिजनेस, तो ये डेफिनेशन आप कर सकते हो। अब इंडस्ट्रियल गुड्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स, ये रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट करते हो और फिनिश गुड्स में इसको उसको न्यू फॉर्म देते हो। जैसे कॉटन अगर आप लेते हो, कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिसको हम कन्वर्ट करके कॉटन शर्ट्स बनाते हैं, तो ये मटेरियल है, राइट। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, ये मशीन्स होती है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है। पहला है रॉ मटेरियल्स, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स जो इन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, राइट। थर्ड है सप्लाईज, सप्लाईज क्या होता है, इट मीट डे टू डे ऑपरेशन बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो जो हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में, उसको हम सप्लाईज बोलते हैं, राइट। जैसे अगर आपकी प्रिंटिंग मशीन है, वो कैपिटल गुड के अंदर आ गया, है ना। अब जो A4 का पेपर होता है वो सप्लाईज के अंदर आता है, जिसकी वजह से मशीन का काम रुकता नहीं है ना। देन इंडस्ट्रियल सर्विसेज, ये सर्विसेज जो है इनकी वजह से बिजनेस जो है स्मूथली चलता है, जैसे रिपेयर
एडवाइजरी सर्विसेज, अब मशीन खराब हो गई तो रिपेयरिंग वगैरह वो सब इसके अंदर आता है। ओके, सेशन 2 पे आते हैं। प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक टू स्टोर्स। ओके, अब देखिए रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है, ठीक है, उस ही मस्ट हैव द स्किल्स टू हैंडल द गुड्स केयरफुली। तो जब भी गुड्स स्टोर में आते हैं, है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट की, रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट की, कि उसको कैसे गुड्स को केयरफुली हैंडल करना है। उसको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो गलत रिकॉर्ड रखेगा, कितने गुड्स मिले हैं, कितने उसको आगे डिस्पैच करने हैं। तो उसको ही शुड नो कि क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होता है अगर वो गलत रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो कुछ ब्रॉड फंक्शंस हैं रिसीविंग सेक्शन ऑफ अ रिटेल स्टोर। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो जो भी रिटेल स्टोर में जब भी गुड्स आते हैं, ठीक है, तो जो भी उनको रिसीव करता है, एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, रिसीविंग सेक्शन होता है, उनके क्या फंक्शन है कि रिसीव करना जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं स्टोर में, उनको चेक करना फिजिकली कि मटेरियल ठीक है या नहीं, और उनका इंस्पेक्शन भी करना, फिर गुड्स इनवर्ड नोट बनाना, गुड्स इनवर्ड नोट जिसमें लिखा जाता है कि इतने गुड्स रिसीव हुए हैं। देन इंफॉर्मेशन देना डिपार्टमेंट को कि अबाउट अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय देम। अब रिटेल स्टोर के पास, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास तो गुड्स आ गए हैं, ठीक है, अब रिसीविंग डिपार्टमेंट, यहाँ मैं लिख देती हूँ, अब रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है, वो आगे अंदर स्टोर में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो जिनको गुड्स की ज़रूरत है, गुड्स तो भी इस डिपार्टमेंट के पास आए, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट को बताता है कि इतने गुड्स जो इन लोगों को चाहिए, इन डिपार्टमेंट वालों को चाहिए, वो आए हैं या नहीं आए, इतने अवेलेबल हुए या नहीं हुए, तो उनको भी इन्फॉर्म करता है आगे जाके। फिर परचेज सेक्शन को भी इन्फॉर्म करता है कि क्या कोई एक्सेस सप्लाई है या शॉर्टेज है, उनको भी बताता है। एंड मटेरियल को फिर आगे डिलीवर करता है ताकि उसको ढंग से हम ये स्टोर करा जा सके, राइट। रिसीविंग डिपार्टमेंट ने गुड्स लिए, फिर उसको एक अच्छी जगह में जाके, जहाँ पे स्टोरेज है, गुड्स को स्टोर करने की जगह है, वहाँ स्टोर करता है और रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ओके, नाउ ये तो फंक्शंस हैं जो रिसीविंग सेक्शन के। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि प्रोसीजर क्या है फॉर रिसीविंग द गुड्स। प्रोसीजर क्या है, गुड्स को आइडेंटिफाई करना रिटेल स्टोर में, चेक करना, चेकिंग गुड्स ऑर्डर्ड, गुड्स को चेक करना, कंफर्म करना कि जो गुड्स हैं वो, कंफर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स, फिर रिसीविंग गुड्स विद द ऑर्डर एंड इनवॉइस। जब भी गुड्स रिसीव होते हैं तो उसको ऐसे ही रिसीव नहीं किया जाता, प्रॉपर ऑर्डर जितना प्लेस किया था, इनवॉइस उसके साथ रिसीव किया जाता है। चेक किया जाता है कि गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, और गुड्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ी जाती है, क्वालिटी पढ़ी जाती है, ठीक है, वो प्रॉपर चेक किया जाता है, आई मीन। देन थॉरो चेकिंग ऑफ गुड्स बिफोर इनवॉइस इज साइन। अब जो भी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास गुड्स लेकर आया है, वो दो कॉपीज लेकर आता है, एक इनवॉइस तो वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को दे देता है जो गुड्स रिसीव कर रहा है, एक जो डुप्लीकेट कॉपी है इनवॉइस की, वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को बोलता है इसमें साइन करो। लेकिन रिसीविंग डिपार्टमेंट इसमें तभी साइन करेगा जब वो प्रॉपर गुड्स की थॉरो चेकिंग कर लेगा एंड फॉलो द प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स। तो ये एक प्रोसीजर है कि गुड्स आइडेंटिफाई करना, गुड्स को चेक करना, कंफर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड एक्सेट्रा। देन आगे भी ये वाले पॉइंट्स है, टिकिंग द गुड्स रिसीव करेक्टली अगेंस्ट द इनवॉइस। अब इनवॉइस में ना लिखा होता है बेटा, यहाँ पे ये कि ये वाला गुड्स है, इसकी 4 क्वांटिटी है, ये वाले गुड्स है इसकी 2 है, तो गुड्स को साथ साथ जब भी चेक कर रहे होते हैं टिक भी कर देना, हाँ इनवॉइस में ये 4 क्वांटिटी मेंशन की है और गुड्स भी हमें 4 ही रिसीव हुए हैं, ठीक है। देन एलोकेट प्री सोल्ड गुड्स फॉर अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी। अब इसमें से रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास पहले से गुड्स का, कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दिया होगा कि हमें ये गुड्स चाहिए, तो उनकी डिलीवरी के लिए अरेंज भी करना कस्टमर को। देन confirming the number of cartons to match the quantity mentioned in bill of lading or invoice। इसके बाद
कार्टन कंफर्म करना, जिसमें गुड्स आए हैं देखना कि कितने कार्टन आए, कंटेनर्स को चेक करना, देखना क्या वो डैमेज तो नहीं है, सील तो ब्रोकन नहीं है, सॉरी, वेरीफाई वेट ऑफ गुड्स, उनका वेट गुड्स का चेक करना, डिलीवरी स्लिप मार्क करना, रिजेक्ट करना अगर गुड्स जो है वो डैमेज है या इनकरेक्ट है तो उनको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करना, और सप्लायर को भी इन्फॉर्म करना कि देखिए जो आपने हमें गुड्स भेजे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, डैमेज है। देन मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज गुड्स। ओके, नाउ प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैचिंग द गुड्स। अब स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, उसको एक फॉलो करना है प्रोसीजर सो दैट गुड्स कैन बी डिस्पैच। तो स्टोर असिस्टेंट शुड बी केयरफुल विद पेपर वर्क, प्रॉपर पेपर वर्क आना चाहिए। सी डॉक्यूमेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंश्योर करना कि सही गुड्स आगे डिस्पैच किए जा रहे हैं, सही क्वांटिटी में डिस्पैच किए जा रहे हैं। देन अवॉइड करना कि कोई डैमेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्पैच ना हो जाए। इंश्योर करेक्ट पैकेजिंग, राइट। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अमंग द डिस्पैचिंग स्टाफ, और ये इंश्योर करना कि वो सही डिस्पैचिंग स्टाफ जो है वो ढंग से इक्विपमेंट्स को हैंडल कर रहा है ताकि वो प्रोडक्ट्स को आगे डिस्पैच कर सके। रिकॉर्ड करना कि कितने डेली गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं एंड पेपर वर्क मेंटेन करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट की कि ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना। जब भी गुड डिस्पैच करना है तो ये देखे कि सही गुड डिस्पैच हो रहे हैं, सही क्वांटिटी में हो रहे हैं, और डैमेज गुड्स जो हैं वो डिस्पैच नहीं होने चाहिए। सॉरी, यू हैव टू एक्सक्यूज मी, माय थ्रोट इज रियली बैड टुडे। देन refusal procedure in relation to types of good delivered. Okay, जब goods when the goods arrive for delivery they should be perfect in all aspects like seal भी, जब भी goods आते हैं तो ये देखना, ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सील ब्रेक तो नहीं है, कंटेनर तो नहीं डैमेज्ड है, एक्सेट्रा। अगर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बहुत जल्दबाजी में है, वेट नहीं कर सकता, तो ही शुड राइट अनचेक्ड, राइट। और अगर पैकेज looks damaged, the executive can deal in two ways. अगर देखिए जब भी गुड्स आते हैं तो होता क्या है, वो प्रॉपर कंडीशंस में आने चाहिए, ठीक है। कोई सील ब्रोक नहीं होनी चाहिए, कोई कंटेनर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कभी डैमेज प्रोडक्ट आ गया या पैकेज डैमेज है, देन जो रिसीव इसको कर रहा है एग्जीक्यूटिव, वो दो तरीके से हैंडल कर सकता है इस सिचुएशन को। ही कैन रिफ्यूज टू टेक द प्रोडक्ट, वो मना कर सकता है कि मैं डैमेज प्रोडक्ट नहीं लूंगा, या फिर वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट तो कर लेता है और जो डिलीवरी करने एग्जीक्यूटिव आया था उसको इन्फॉर्म करेगा कि देखिए जो आप प्रोडक्ट देके जा रहे हैं वो डैमेज है, और साइन करेगा डिलीवरी नोट में ये लिखते हुए कि जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो डैमेज मिला, ठीक है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव इसको रिसीव कर रहा है अगर डैमेज को, वो या उसके पास दो ऑप्शन है, या रिजेक्ट करे, और अगर एक्सेप्ट करे तो लिख के दे पेपर में कि मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो डैमेज मिला, राइट। तो दोनों केसेस में जब चाहे वो रिफ्यूज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, सप्लायर को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मिले हैं वो डैमेज प्रोडक्ट्स मिले, राइट। ओके, और अगर सप्लायर जो है इज रेडी टू चेंज द प्रोडक्ट, then inform the delivery executive about it, because it is a responsibility of the supplier to solve all the problem related to delivery of good and satisfaction of consumer too.
तो इसमें एक चीज का आपको आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिटर्न। इसमें ये देखिए कि डैमेज प्रोडक्ट जो है सप्लायर को रिटेलर जो है सप्लायर को इन्फॉर्मेशन देगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए भेजे हैं वो डैमेज प्रोडक्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो सिंपल स्टेप्स है टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ स्टोर रिटर्न्स। तो ऑलवेज चेक दी रिटेलर्स रिटर्न पॉलिसी। तो सबसे पहले जब भी आपको कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, तो उसको ना रिटेलर्स की रिटर्न पॉलिसी देखनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया था, राइट, और उसमें अमेजोन की एक रिटर्न पॉलिसी थी कि द प्रोडक्ट अगर डैमेज्ड है या कोई भी आइटम मिसिंग है तो इट शुड बी रिटर्न विद इन 7 days। लेकिन आई ओपन द प्रोडक्ट आफ्टर 15 days ऑफ डिलीवरी एंड मुझे वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा। सो व्हेन आई कॉल द एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर सेंटर, दे इन्फॉर्म मी कि मैम हमारी रिटर्न जो पॉलिसी थी वो सिर्फ 7 days की थी, आप 15 days के बाद कर रहे हैं तो इसलिए रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन तो आपको ये रिटेलर की जो पॉलिसी है रिटर्न की वो चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कई बारी फिर रिटेलर जो है वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको अपना अभी एग्जांपल दिया। देन कीप टैग ऑन रिसिप्ट। तो अगर आपको कोई आइटम डिफेक्टिव लग रही है और आपको वापस करनी है तो उसके टैग को प्लीज रिमूव मत करिए। एंड रेडी फॉर रिटर्न। रिटेलर जो है he should be prepared for receiving return request for goods and make the necessary arrangement। तो कस्टमर जो रिटेलर है उसको अगर कोई रिक्वेस्ट आती है और रिटर्न पॉलिसी के अंदर वो क्लॉज भी फिट हो रहा है तो रिटेलर शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट ताकि गुड्स को जो है रिक्वेस्ट, ये वाली जो रिक्वेस्ट है टू रिटर्न द गुड, वो एक्सेप्ट कर ले। और द कस्टमर को भी अपना वो रिसिप्ट भी दिखानी चाहिए पड़ेगी और आईडी प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा फॉर रिटर्निंग द गुड्स। देन होल्ड द इमोशन, डू इंटरेक्ट विद द सेल्स पीपल। ठीक है, कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका डैमेज आता है तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ती है। एंड डिले अगर होता है, रिटेलर्स का ज्यादातर तो फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टू एक्सेप्ट द रिटर्न। तो बट अगर एक टाइम के बाद दे डू नॉट एक्सेप्ट इट तो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर गुड्स रिटर्न होते हैं। देन रिपोर्टिंग टू द सुपरवाइजर अबाउट प्रोडक्ट शॉर्टेज और ओवर सप्लाई। अगर प्रोडक्ट शॉर्टेज है या ज्यादा है, एक्सेस में है, तो ये स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट की ड्यूटी है कि सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, राइट। नाउ स्टोरेज ऑफ गुड्स इन रिटेल ऑपरेशंस। तो गुड्स को स्टोर करना चाहिए राइट कंडीशन में ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ रहे और वेस्टेज भी मिनिमम हो। स्टोरेज का मतलब क्या है? गुड्स को होल्ड करना फ्रॉम प्रोडक्शन टिल देयर फाइनल सेल। देखिए, सपोज गुड्स बने 1 अगस्त को और अभी ये कस्टमर्स उसको नहीं खरीद रहे, अभी गुड्स डिमांड में नहीं है, हो सकता है कस्टमर खरीदे 1 अक्टूबर को। तो ये जो टाइम है, अगर हम गुड्स को ऐसे ओपन एरिया में रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए फ्रॉम प्रोडक्शन टिल देयर फाइनल सेल गुड्स को स्टोर किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का टाइम बड़ा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना। तो रिटेलर को कई बारी वैरायटी ऑफ गुड्स स्टोर करने पड़ते हैं कस्टमर की डिमांड को पूरी करने के लिए, तो स्टोरेज जरूरी है। और कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं रेगुलर बेसिस में, पूरा 12 महीने कस्टमर डिमांड करता है, लेकिन वो बनते सिर्फ सीजन किसी सीजनल टाइम पे, तो इसलिए भी स्टोर करना जरूरी है। इसी तरह कई प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस में प्रोड्यूस होते हैं, 12 महीने यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर तो डिमांड करेगा सीजन में,
जैसे रेन कोट्स है, ठीक है, कब डिमांड आती है इनकी? सीजन में, रेनी सीजन में। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं। फिर कई प्रोडक्ट्स जो है उनको, जैसे मेडिसिन और ड्रग, दे नीड एक्स्ट्रा केयर फॉर स्टोरेज, राइट। तो इसलिए स्टोरेज बहुत ज़रूरी है ताकि डिमांड भी फुलफिल हो सके, राइट। देन स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी डन इन सच अ प्लेस फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट कैन बी गॉट इजीली। तो स्टोरेज उस जगह में करनी चाहिए जहाँ से जब भी गुड्स की अगर डिमांड है तो वो उस स्टोरेज एरिया से गुड्स जो है फटाफट डिलीवर हो सके, राइट। देन टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है शेल्विंग एंड रैकिंग। ये आप देख रहे हैं, शेल्व्स बनी हुई है, रैक्स बने हुए हैं। तो इस तरह गुड्स को, दीज आर द टेक्निक्स टू स्टोर द गुड्स, ठीक है। तो रिटेलर जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है मैन्युफैक्चरर के, कि किस तरह की शेल्व्स इंस्टॉल करता है, रैक इंस्टॉल करता है रिटेल स्टोर में, एंड दे आर फिक्स्ड टू द वॉल, राइट। सो इस तरह गुड्स को अरेंज किए जाते हैं, सफिशिएंट स्पेस होता है ताकि एम्प्लॉयज यहाँ पे फ्रीली मूव करें। आप ये देखिए, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला सारा ये ओपन एरिया है, तो आराम से मूवमेंट हो सकती है, राइट। और गुड्स आर केप्ट लॉजिकली, तो हैवीएस्ट प्रोडक्ट को बॉटम पे रखा जाता है, एक्सेट्रा। देन पैलेट्स, ये देखिए, ये है पैलेट्स। तो ये रैकिंग यूनिट, ये जब भी आप ये यूज कर रहे हो तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको, यू शुड नॉट यूज पैलेट्स जो गुड्स का वेट ना उठा सके। तो डैमेज और बैडली कंस्ट्रक्टेड पैलेट्स नहीं यूज करने चाहिए, इनएप्रोप्रिएट पैलेट्स नहीं यूज करने चाहिए। देन पुअर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल ऑन पैलेट्स, तो जब भी आप पैलेट्स में मटेरियल कोई भी रख रहे हो, यू हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली, उसको ऐसे नहीं पुअरली हैंडल कर लिया। देन स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हैजार्डस गुड, राइट। तो रिटेलर को क्या है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, और वाइल स्टोरिंग दी डेंजरस गुड्स, लिमिटेड क्वांटिटी रखनी चाहिए ऐसे गुड्स की, राइट। और इन सब्सटेंस को अलग से सेपरेटली कहीं रखना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि ये मटेरियल जो है लीक ना करे। स्टाफ को ट्रेन करे कि फॉर यूजिंग द स्पिल किट, किस तरह यूज करना है इन चीज़ों को, कैसे ध्यान से रखना है, स्पिल किट को कैसे यूज करना है। और रेगुलरली टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कोई लीकेज तो नहीं है। और इंश्योर करना चाहिए कि स्टाफ जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, जब भी इन मटेरियल को हैंडल करे तो ग्लव्स पहने हो, राइट, मास्क लगाया हो, एक्सेट्रा। देन स्टोरिंग फूड सेफली इन अ रिटेल स्टोर, ठीक है। तो फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए ये स्टेप्स इंश्योर कर लेने चाहिए कि स्टोरेज एरियाज में टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड, एंड ड्राइड फूड्स जो होते हैं उसको एक डिफरेंट प्लेस में स्टोर करा जाए। एक्सपायरी डेट्स फूड आइटम्स की चेक की जाए। देन स्टोरेज एरिया क्लीन होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर को ओवरलोड नहीं करना है, एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी प्रॉपरली फॉलो करनी है। देन स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफली, तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट को इंश्योर कर लेना चाहिए कि एग्जिट रूट्स मार्क्ड है, ये देखिए। और एग्जिट रूट्स जो है आर केप्ट क्लियर टू रिड्यूस फायर रिस्क। तो एग्जिट रूट्स, देयर शुड बी फायर नियर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर भी होने चाहिए। और कोई भी फ्लेमेबल आइटम्स नहीं स्टोर होनी चाहिए, राइट। डेंजरस सब्सटेंस जैसे केमिकल्स है, वो अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसको ढंग से स्टोर करना चाहिए। ऑल स्पिल्स आर क्लियर टू अवॉइड स्लिप्स, तो ये भी देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा ना हो ताकि स्लिपिंग ना हो, राइट। रिटेल स्टोर, देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी स्टाफ मेंबर्स पहने when they are storing such materials, training staff को provided होनी चाहिए, and minimum material are used during processing। तो ये सारी चीज़ें इन जनरल है। देन
इनोवेटिव स्टोरेज मेथड, राइट, कि some storage system may well fit the description that innovation is just an offer, इसको आप छोड़ सकते हैं. Now after this, सेशन 4, प्रोसेस ऑफ गुड हैंडलिंग. तो गुड हैंडलिंग क्या है कि किस तरह प्रोसेस ऑफ मूविंग, पैकिंग, स्टोरिंग द गुड्स और कमोडिटी. तो जिस तरह गुड्स को मूव किया जाता है, पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं गुड हैंडलिंग. ये एडवांटेजेस हैं. अगर आप गुड्स को अच्छी तरह हैंडल करते हो तो हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी कम हो जाता है, ठीक है, बेटर कंट्रोल हो जाता है गुड्स फ्लो का, सेफ्टी, it also improves safety in working and movement of materials. So provide for fewer rejects. तो अगर गुड्स आप ढंग से हैंडल करोगे तो उसमें वो डैमेज भी नहीं होंगे और फिर आपको कस्टमर से रिजेक्शन भी नहीं फेस करना पड़ेगा, राइट. एंड अचीव्स डिक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट. नाउ मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? रिसीविंग, इन स्टोरेज हैंडलिंग एंड शिपिंग. तो रिसीविंग क्या है कि जब मटेरियल स्टोर में आते हैं तो इट इज रिसीव बाय द रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट. तो उसकी मेन ड्यूटी है असिस्टेंट की कि गुड्स को अनलोड कराना ट्रक से, ठीक है. तो अनलोडिंग ज्यादातर मैनुअली होती है. तो रिसीविंग का मतलब है जब भी गुड्स स्टोर में आए उसको अनलोड कराना. इन स्टोर हैंडलिंग, तो बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर मटेरियल हैंडलिंग, राइट. ये देखिए मटेरियल हैंडलिंग किस तरह. यहाँ पे ये वाले पहले वाली पिक्चर में तो गुड्स रिसीव हो रहे हैं, अनलोड कराए जा रहे हैं. नाउ मटेरियल हैंडलिंग का ये देखिए यहाँ है कि जब गुड्स स्टोर में आ गए तो विद इन दी स्टोर आपने अनलोड करा लिए पहले वाले स्टेप में, कैसे उसको विद इन स्टोर कैसे ये मटेरियल को हैंडल किया जाता है. तो ये एक्सपर्ट ट्रेन स्टाफ करते हैं, ठीक है. और कैसे मटेरियल हैंडल होता है थ्रू क्रेन्स, मूविंग ट्रक्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है विच हैज टू बी कंसिडर while handling the material. Then is shipping. Shipping का मतलब है चेक करना एंड लोडिंग ऑर्डर्स ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ठीक है. तो चेक आप अब नाउ यू आर लोडिंग. पहले रिसीविंग में क्या था, अनलोड करा रहे थे गुड्स, आप रिसीव कर रहे थे और ट्रक से अनलोड कर रहे थे. शिपिंग में अब आप गुड्स को डिस्पैच करवाने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आप उसको ये ट्रक में लोड करवाते हो. नाउ मूविंग, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल. सो मूविंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज मटेरियल मूविंग. तो दो कंडीशंस जो है when material moves. First is when the material come from the manufacturer or the supplier and when the material need to be kept in shelf for sale. तो दो चीजें हैं. जब भी मटेरियल मूवमेंट का क्या मतलब है, मटेरियल मूविंग का क्या मतलब है कि हाउ द मटेरियल मूव्स, ठीक है. मूविंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल मूविंग. तो मटेरियल जब आता है स्टोर में, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जब स्टोर में भेजता है, ठीक है, एक तो वो तब मटेरियल मूव होता है और दूसरा मटेरियल को हम कैसे रिटेल स्टोर में शेल्व्स में रखते हैं. ओके. नाउ पोटेंशियल हैजार्ड्स फॉर वर्कर्स. ठीक है, वर्क प्लेस में काफी जो है इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इंजरीज देखिए, ये देयर आर सम इंजरीज. यहाँ मैं इसको दोबारा कर देती हूँ. आई डोंट नो व्हाई इट इज मूविंग लाइक दिस. या देयर आर सम इंजरीज that can occur while handling material मैनुअली. फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कट्स हो सकते हैं. तो जब भी वर्कर्स जो है मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं तो कुछ पोटेंशियल, कुछ इंजरीज हो सकती है, राइट. So this is all about this topic. In the next video I'll be covering with unit 3. Till then please stay tuned to my channel and hit the like button and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.